हमारी मारवाड़ के इतिहास की सीरीज चल रही है और इसमें हम भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने देखा कि चूंडा ने एक अच्छे शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, लेकिन अपनी रानी के प्रभाव में आकर उसने बड़े पुत्र रणमल की जगह जो है कान्हा को मारवाड़ की गद्दी सौंप दी। और चूंडा की इस हरकत से नाराज होकर रणमल मेवाड़ चला गया। ठीक है, राणा लाखा के पास मेवाड़ चला गया। राणा लाखा के पास। और मारवाड़ पे कौन गद्दी में बैठा? कान्हा, छोटा पुत्र। लाखा के पास गया तो मेवाड़ी सेना में इसने बड़े सहयोग किया और अजमेर और मालवा के सूबेदारों को दबाने में मेवाड़ की सेना का इसने सहयोग किया। इससे जो है राणा लाखा इससे खुश हुआ और इसको धनला गांव की जागीर दे दी और आसपास के गांवों को भी रणमल को दे दिया। अब इस घटनाक्रम के बाद रणमल ने अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास किया, इसलिए राणा लाखा के साथ उसने अपनी बहन हंसाबाई की शादी कर दी। हंसाबाई की शादी करने से अपने को ध्यान में है कि जो चूंडा था उसका अधिकार था, तो उसने अपना अधिकार गद्दी पर छोड़ दिया। उधर क्या घटनाक्रम हुआ कि कान्हा के बाद नर्बद और नर्बद के बाद सत्ता, ये जो है मारवाड़ की गद्दी पर बैठे। मारवाड़ में क्या चल रहा था? कान्हा बैठा गद्दी पर, कान्हा के बाद नर्बद और फिर सत्ता, कहीं कहीं सदा भी नाम है इसका। ठीक है, ये गद्दी पर बैठे। पर ये जो है सामंत और जो दूसरे किलेदार वगैरह थे वो इनसे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए रणमल को वापस आमंत्रित किया। ठीक है ना? तो अब ये जो कालखंड है 1426 से लेके 1438 तक, ये रणमल के काल में बड़ी उपलब्धि का कालखंड है। इस काल में इसने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह जो है अपना प्रभुत्व कायम रखा। तो 1427 में ये गद्दी पर बैठ गया और मेवाड़ में इसका प्रभाव लगातार बढ़ ही रहा था। आखिरकार जो है हंसाबाई का भाई था, राजा का साला था। ठीक है ना? तो इसने मारवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद मेवाड़ के प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए मंडोर तो इसने जीत ही लिया था, सोजत, जेतारण, नाडोल, ठीक है, और जालोर, इन प्रदेशों को जीत लिया। तो मारवाड़ की शक्ति में भी वृद्धि हो गई। और इधर मेवाड़ में क्या हुआ कि 1433 ईस्वी में 1421 ईस्वी में लाखा मर गया था और 1433 ईस्वी में मोकल की भी हत्या हो गई। उसके बाद राजा बना कुंभा। ठीक है, तो जब लाखा मरा 1421 में, इसके बाद इसको जो है 1433 तक, जब तक मोकल की हत्या नहीं हुई, मोकल उस समय अल्पवयस्क था, तो ये इसका संरक्षक बन बैठा। और इसका मोकल का संरक्षक बनते ही चूंडा जो है यहाँ से रवाना हो गया और होशंग साके यहाँ चला गया। अब जो है इसने क्या किया कि उच्च पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति शुरू कर दी। राठौड़ सरदार जो है वो मेवाड़ी सेना के उच्च पदों पर नियुक्त किए जाने लगे और इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि मेवाड़ी सरदारों और सामंतों में जो है रणमल के प्रति अविश्वास पैदा होने लगा। ठीक है,
और चरम पराकाष्ठा कब हुई? जब 1433 में मोकल की हत्या हो गई, कुंभा गद्दी पर बैठा और कुंभा जो है राजकाज से अभी अनजान था। इसी समय इसने क्या किया, रणमल ने, कि स्थानीय सरदार जो है उनको कुचलना शुरू कर दिया और स्थानीय सरदारों से सत्ता छीननी इसने शुरू कर दी। और चुंडा के भाई राघवमल, इसकी भी जो है हत्या करवा दी। राघवमल की हत्या करवाने के बाद जो है मेवाड़ में इसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। हंसाबाई के मन में भी इसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। अब मेवाड़ी सरदारों ने यह तय किया कि रणमल को कैसे न कैसे मेवाड़ से निकालना है। तो पहला काम तो ये किया गया कि होशंग शाह के यहाँ से, ठीक है, चुंडा को बुलाया गया। होशंग शाह के यहाँ से चुंडा को बुलाया और चुंडा को बुलाने के बाद 1438 ईस्वी में एक षड्यंत्र पूर्वक इसकी प्रेमिका भारमली के द्वारा रणमल की हत्या करवा दी गई। ठीक है, वो सारी घटनाक्रम कहानी अपन मेवाड़ के इतिहास में देख चुके हैं। तो 1438 में रणमल की हत्या हो गई। उसका कारण ये था कि वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था मेवाड़ में, राठौड़ों को लगातार नियुक्त कर रहा था और मेवाड़ी सरदारों से सत्ता छीनता जा रहा था। तो जब इसकी रणमल की मृत्यु हुई उस समय जो है इसका पुत्र जोधा राव जोधा ये मेवाड़ में ही उपस्थित था। और रणमल की हत्या होते ही ये मेवाड़ से भागा और मेवाड़ से भाग के ये पहुंचा मारवाड़ की सीमा पर एक गांव है काहुनी गांव। ठीक है, लेकिन मेवाड़ी सेना जो है वो लगातार इसका पीछा कर रही थी। चुंडा के नेतृत्व में उन्होंने मंडोर भी जीत लिया और मंडोर के आसपास के ठिकानों पर मेवाड़ी जो सरदार थे उन्होंने चौकियां स्थापित कर दी। इधर ये काहुनी गांव पहुंचा, मेवाड़ी सेना से बस्ता बस्ता काहुनी से ये पहुंचा जांगलू प्रदेश। अब जांगलू जो है वो मंडोर से बहुत दूर था, तो ये सीधा मंडोर पे आक्रमण कर नहीं सकता था। अब जोधा के पास एक ही विकल्प था कि या तो हार मान ले या संघर्ष करता रहे। तो जोधा ने संघर्ष करते रहने का विकल्प चुना। धीरे 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 जब इसने 1453 में मंडोर जीता तो ये काल जो है ये लगभग 15 साल है। तो 15 साल तक ये लगातार संघर्ष करता रहा, अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करता रहा और धीरे धीरे जब स्थितियां अनुकूल हुई 1453 के आसपास क्या है, हंसाबाई भी राणा कुंभा पर जोर देने लगी कि जो है आखिरकार उसका भतीजा ही था, वो भी जोर देने लगी कि अब जो है जोधपुर से संधि कर ली जाए। उधर क्या है कि राणा कुंभा जो है वो भी लगातार मालवा और गुजरात इन सेनाओं से उलझा हुआ था। तो वो भी चाहता था कि उसके पश्चिम में जो है कम से कम उसका एक ऐसा सहयोगी या विश्वस्त व्यक्ति हो जिसकी तरफ से उसको समस्या हो नहीं, और अब ज़्यादा जो है सैनिक शक्ति का प्रयोग वो जोधपुर की तरफ कर नहीं सकता था। तो इन सब घटनाक्रमों के बीच में ही 1453 में जोधा ने मंडोर जीत लिया। ठीक है, और राणा के सहयोगी जो थे जैसे भाटी बनवीर, ठीक है, और विसलदेव, रावल दूदा, इन सबको इसने जोधा ने पराजित कर लिया। और 1453 में जब इसने मंडोर जीत लिया तब जो है एक संधि हुई, आंवल बावल की संधि। ठीक है, आंवल बावल की संधि हुई कुंभा और जोधा के बीच में। आपसी वैमनस्य जो है वो इस संधि के माध्यम से खत्म कर दिया गया और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा के पुत्र रायमल में विवाह कर दिया गया। तो इस प्रकार जो है ये दोनों बड़े राज्य जो है आपस में वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित कर लिया और सोजत को राज्य की सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया। मेवाड़ यानी सोजत के इधर मेवाड़ और सोजत के उधर जो है मारवाड़ की सीमा स्वीकार की गई। ठीक है, अब जब इस कुंभा से संधि हो गई और कुंभा भी जो है मालवा और गुजरात के विरुद्ध जो है
उसने अपना एक सहयोगी प्राप्त कर लिया और जोधा ने अब मंडोर जीतने के बाद इसने मेड़ता, फलोदी, पोकरण, बादराजून, सोजत, जेतारण, इन सब प्रदेशों को वापस जीत लिया और इधर इसने शिव, सिवाना, नागौर, ये जो प्रदेश है ये जोधा ने जीत लिया और अपने राज्य का विस्तार कर दिया। इसके बाद 1459 ईस्वी में इसने राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? मंडोर से जोधपुर, और चिड़िया टूक में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। ठीक है, तो मेहरानगढ़ का इसने निर्माण करवा दिया। और अब लेकिन इतना बड़ा जो राज्य है वो इसके अकेले को बस की बात नहीं थी। केंद्रीय शक्ति जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि इन सब जगहों को संभाल सके। तो मेड़ता जो है वो तो इसने दे दिया अपने पुत्र वीर सिंह को। ठीक है, सोजत जो है वो दे दिया इसने अपने बड़े भाई को, और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसकी तरफ अपने पुत्र बीका को रवाना किया कि उधर का जो प्रदेश है वो बीका संभाले। तो 1459 में इसने जोधपुर में सत्ता स्थापित कर ली और वहाँ मेहरानगढ़ में शक्ति का केंद्र स्थापित किया और 1489 तक कुशलतापूर्वक राज करता रहा और जोधपुर की सीमाओं को व्यवस्थित किया। 1489 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसके बाद इसके उत्तराधिकारी। जोधा की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा राव सातल। ये 1489 से 1592 तक गद्दी पर बैठा 3-4 साल के लिए। इसके समय में अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू खां। ठीक है, इससे जो है इसका संघर्ष हुआ। सबसे पहले क्या किया, मल्लू खां ने मेड़ता पे आक्रमण किया और वीर सिंह को बंदी बनाकर अजमेर ले गया। इसके बाद राव सातल ने जो है वो अजमेर पर आक्रमण किया तो उसने उसको छोड़ दिया वीर सिंह को। लेकिन जैसे ही राव सातल जो है वापस जोधपुर आया और इसने मेड़ता पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और आसपास का क्षेत्र लूटते हुए जोधपुर की तरफ बढ़ा। तब 13 मार्च 1592 में इनके बीच युद्ध हुआ। राव सातल ने राव दूदा की सहायता से मल्लू खां से युद्ध हुआ। मल्लू खां भी मारा गया और राव सातल जो है उस युद्ध में घायल हो गया। इसी वजह से 13 मार्च 1592 की रात में इसकी मृत्यु हो गई। और इस मारवाड़ की इस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ला त्योहार यहाँ मनाया जाता है। अब वो एक मटका है, उसमें छिद्र करके उसमें दीपक रखा जाता है। वो सब अपन जब सांस्कृतिक भाग पढ़ेंगे तो उसमें उत्सव और त्योहार जब देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। एक चीज़ और थी कि इसकी एक रानी थी, पटियानी रानी, उसने फूलेलाव, जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये जो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, गुड़ला, मल्लू खां और फूलेलाव। राव सीतल के बाद इसका भाई राव सूजा वो गद्दी पर बैठा। राव सूजा, इसका कार्यकाल जो रहा वो 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक। ठीक है ना। अब सूजा के शासनकाल में इसने बाड़मेर और कोटड़ा और जेतारण जीते।
ठीक है। जैतारण जैसा कि अपने को पता है कि किसने, जोधा ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद राव सातल के काल में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसकी वजह से जैतारण वापस हाथ से निकल गया, जिससे राव सूजा ने जीता। अब जोधा ने अपने समय में सामंत व्यवस्था स्थापित की थी, जगह जगह उसने अपने राज परिवारों को, पुत्रों को, भाइयों को जागीरें दे दी थी। ये जो सारे सामंत है ये अब निरंकुश होने लगे थे और केंद्रीय शक्ति का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इसके काल में पोखरण और बाड़मेर के जो है जागीरदार सामंत, उन्होंने तो केंद्रीय शक्ति का खुलेआम विरोध किया। तो ये जो समस्या है ये यहाँ से शुरू हो गई और राव घांगा के समय में अपने को और भी कठिनतर रूप में देखने को मिलती है। तो जो जोधा ने जिस हिसाब से, क्योंकि केंद्रीय शक्ति जब निर्बल होती है थोड़ी सी, तो उसके बाद ये समस्याएं बढ़ने लगती है। दूसरा जो है, राव सूजा के काल में राव बीका, जो बीकानेर का शासक था, इसने भी जोधपुर पर आक्रमण किया। ये सब चीजें किसका प्रतिनिधित्व कर रही है घटनाएं? सामंतों की शक्ति बढ़ने का और केंद्रीय शक्ति घटने का, ठीक है। तो इस प्रकार मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति को बड़ा धक्का लगा। राव सूजा के बाद गद्दी पर बैठा राव घांगा। राव गांगा, इसका कार्यकाल रहा 1515 ईस्वी से लेके 1532 ईस्वी तक। राव गांगा की पहली समस्या तो ये थी कि सामंत जो है वो केंद्रीय शक्ति का विरोध कर रहे थे और इसके काल में केवल जो है जोधपुर का राज्य, जोधपुर और जैतारण, फलोदी, पोखरण, सोजत, यहां तक ही सिमट के रह गया। नागौर वाला हिस्सा इससे गायब है, ठीक है। मेड़ता वाला हिस्सा इससे गायब है, ठीक है। और घोड़वाड़ वाला हिस्सा जिसपे जोधा ने अपनी शक्ति स्थापित की वो गायब है। जालोर इससे गायब है। तो कुल मिला के मामला ये है कि अब जो है ये बहुत छोटे से राज्य में सिमट गया। कारण क्या? सामंतों का विरोध। अब इस विरोध को दबाने की अकेली शक्ति राव गांगा के पास थी नहीं, तो इसने एक दूसरी युक्ति से काम लिया। इसके समय जो है राजस्थान का सबसे प्रभावशाली शासक हुआ था सांगा। ये सांगा का सहयोगी बन गया, ठीक है ना। और जब सांगा ने ईडर के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया तो इसने 7000 की सेना सांगा के सहयोग के लिए भेजी, प्लस खानवा के युद्ध में भी इसने 4000 की सेना सांगा के साथ युद्ध के लिए भेजी। और इन दोनों चीजों से और सांगा के सहयोग से अपनी राजनीतिक शक्ति का इसने उत्कर्ष किया। और जैसे ही राव घांगा की और जोधपुर की केंद्रीय शक्ति का सांगा के सहयोग से राजनीतिक उत्कर्ष हुआ तो सामंतों और जागीरदारों की जो शक्तियां हैं उनका जो मनोबल है वो अपने आप में ही कम हो गया, ठीक है ना। और दो घटनाएं इसके काल में हुई, वो इसी की परिणति थी। भाई अपने को ध्यान में है कि उस समय मुस्लिम सूबेदारों के 3 केंद्र थे, अजमेर, नागौर और जालोर, जहां मुगलिया सल्तनत के जो मुस्लिम सूबेदार है वो रहा करते थे। तो पहली घटना तो हुई जालोर की। यहाँ का जो सूबेदार था सिकंदर खान, ये भी अपने एक परिवार के व्यक्ति से ही उलझा हुआ था। तो इस घटना का जो है लाभ उठाने का सोचा राव गांगा ने, और राव गांगा ने क्या किया, जालोर पर चढ़ाई कर दी। तो राव गांगा को देखकर सिकंदर खान डर गया और इसने सैनिक व्यय देकर राव गांगा को वापस रवाना करने में अपनी जो है राव गांगा को रवाना कर इसको खुश कर दिया, ठीक है। तो जालोर पे अपनी जो शक्ति का है इसने प्रदर्शन किया। दूसरी जो शक्ति है
या दूसरा जो मुसलमानों का मुस्लिम शक्ति का केंद्र था नागौर, यहाँ का जो है सूबेदार उस समय खानजादा दौलत खान। इसने क्या किया, राव शेखा के साथ मिलकर जोधपुर पर चढ़ाई कर दी, ठीक है ना। तो फलस्वरूप 1529 में सेव की गांव की लड़ाई हुई। सेव की गांव की लड़ाई, इस सेव की गांव की लड़ाई में गांगा ने बीकानेर के राजा जेतसी के साथ मिलकर, ठीक है, बीकानेर के जेतसी के साथ मिलकर सेव की गांव की लड़ाई में इस राव शेखा और खानजादा दौलत खां, ठीक है, इनको पराजित कर दिया और राव शेखा की भी जो है मृत्यु हो गई। अब जब राव शेखा की मृत्यु हो गई तो उस समय क्या हुआ कि राव शेखा का एक हाथी था, उसको जो है मेड़ता के जागीरदार ने अपने पास रख लिया। तो गांगा ने उसको लौटाने के लिए कहा, वो आनाकानी करने लगा और इस युद्ध में भी इसने जब मेड़ता के और सोजत के जागीरदारों को बुलाया तो वो आए ही नहीं। इसके बाद मालदेव जो है वो सेना लेकर वहाँ गया तो उसने इनका आतिथ्य कर कर वो हाथी जो है इनको पास भिजवा दिया, लेकिन वो हाथी की रास्ते में मृत्यु हो गई। इस वजह से मेड़ता के और मारवाड़ के संबंध भी खराब हो गए थे, ठीक है। उसी प्रकार सोजत में विरमदेव था, सोजत में विरमदेव से भी इसने कुछ परगने जो है, कुछ छोटी मोटी गांव वगैरह छीनकर उसकी शक्ति को कम किया। तो राव गांगा जो है अपने अंतिम समय में लास्ट तक आते आते 1529 में हम देख चुके हैं, ये इसको पराजित भी किया। इसने वापस जोधा ने जो राज्य छोड़ा था लगभग उतना राज्य इसने वापस पाने का पूरा प्रयास किया और इसी की जो नींव पे मालदेव ने अपने साम्राज्य की नींव रखी। और मालदेव के समय अपन देखते हैं कि शक्ति का केंद्र जो है वो मेवाड़ से हटके कहाँ आ गया था, मारवाड़ आ गया था। और शेरशाह सूरी को तो ये कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी सल्तनत खो देता, ठीक है। तो अब जो है इन सब घटनाओं के बाद 1532 में कहते हैं कि राव गांगा जो है अफीम खाने का बड़ा शौकीन था। तो ऐसे ही एक दिन अफीम खाकर ये महल की खिड़की पर बैठा था और वहां से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन डॉक्टर ओझा और मुंडियार ख्यात ये मानते हैं, डॉक्टर ओझा कहते हैं कि मालदेव जो है वो शुरू से बड़ा महत्वाकांक्षी था। इधर मालदेव की उम्र बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना, और वो मारवाड़ की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो उसने मौका देखा और गांगा को वहां से धक्का दे दिया। मुंडियार ख्यात जो है वो भी यही कहती है कि मालदेव ने जो है गांगा के निजी अंगरक्षकों पर हमला कर दिया था। तो हो सकता है कि इसमें मालदेव का भी हाथ रहा हो, ठीक है। पर कुल मिला के 1532 में राव गांगा की मृत्यु हो गई और इसके बाद अब भाग 3 में अपन मालदेव से देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।